हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जैव विविधता टॉपिक में जैव विविधता के ह्रास के कारण या उसमें जो हानि हो रही है उसके कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने प्रमुख रूप से 10 कारणों को यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वनों के विनाश के बारे में। आज हम लोग कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है और ये एक संकट की घड़ी है और बहुत सारी महामारियां फैलती हैं। अगर महामारियों की बात की जाए तो एक तो कोविड-19 ही है अपने सामने और फंगस एक चल रही है महामारी, और एक आपने और सुना होगा प्रमुख रूप से जो हेपेटाइटिस की भी एक रोग चल रहा है प्रमुख रूप से। ये काफी संक्रामक रोग माने जाते हैं तीनों, और हेपेटाइटिस मुख्य रूप से ये ब्लड का जब हम बगैर जांच के किसी को आदान प्रदान करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो ये होता है। और फंगस संक्रमण से होने वाला एक प्रमुख महामारी है। ब्लैक, व्हाइट और येलो, ये 3 तरह के फंगस अभी तक सामने आए हैं और सभी लोगों को, और कोविड-19 के बारे में तो 2 वर्ष से पूरा विश्व ही परेशान है, इस महामारी से लड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण तो हम स्वयं हैं। मनुष्य ही इन सभी महामारियों के लिए उत्तरदायी है। अगर कोई भी एक कारण अगर आप पता करना चाहते हैं, जितनी भी संसार में महामारियां फैली हैं उनके लिए मैं मनुष्य को दोषी मानता हूं, और कोई आप जीवाणु, विषाणु या वायरस को दोषी मानते हैं, मैं मनुष्य को दोषी मानता हूं और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूं। मनुष्य ही इन सभी महामारियों के लिए एकमात्र दोषी व्यक्ति है, और क्योंकि उसने वनों का इतना अत्यधिक रूप में विनाश कर दिया है कि सभी लोग हैरान हैं। आज सभी लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, इनमें आप पाएंगे कि यहाँ के जो वातावरण है, वायु में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना घातक रूप से कम हो गया है, और जो वायु है वो हमारे फेफड़ों के लिए कितनी हानिकारक है, पूरे शरीर के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि हमने वनों का इतना विनाश कर दिया है। मेरा मानना है कि अगर 1 किलोमीटर का कोई क्षेत्र है तो उसमें आधे किलोमीटर में वन लगे होने चाहिए, वन होना ही चाहिए। वहां पे 50% लेवल होना चाहिए किसी भी स्थान पे। अगर 50% वन क्षेत्र है पूरे एरिया के अंतर्गत तो निश्चित तौर पे वो मनुष्य के रहने के लायक होता है। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं पे 5%, कहीं पे 6%, कहीं पे 2%, कहीं पे 1% ही वन क्षेत्र अब बचा हुआ है। पूरे भूभाग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें 1%, 2% अगर वन क्षेत्र है तो कैसे भाई ऑक्सीजन लेवल कैसे अच्छा हो सकता है, वायु की जो गुणवत्ता है वो कैसे अच्छी हो सकती है? आप स्वयं विचार करें। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय, अस्पताल और स्विमिंग पूल और डैम बना दिए हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि उसके 50% भूभाग पे वन होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए 50% पर, तभी वहां का वातावरण मनुष्य के लिए अच्छा होता है, वन्य जीवों के लिए अच्छा होता है। दूसरी मुझे एक खराब बात लगती है जो कि यहां पे शायद तीसरा पॉइंट है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। मैं आजकल ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि मैंने 4 वर्ष यूनिवर्सिटी कैंपस में झांसी में देखा है, पढ़ाई किया है मैं वहां पर रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 4 वर्ष तक। कॉलेजों में भी कई कॉलेजों में मैंने अध्ययन किया। मैंने देखा है कि लोगों के अंदर एक नई चीज चल रही है। अब वो ऐसे वृक्ष लगाते हैं जिसपे चिड़िया नहीं बैठती हैं ताकि उनकी बिल्डिंग गंदी ना हो जाए। यानी बिल्डिंग गंदी होने से बचाने के लिए
लोग अब फल वृक्ष नहीं लगाते हैं, औषधि वृक्ष नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं सजावटी वृक्ष। यानी खूबसूरती में तो चार चांद लग जाएं, लेकिन कोई चिड़िया आकर अगर आपके घर पे किसी पेड़ पे बैठ जाए और उसका फल खा ले तो वो आपको गलत लगता है। मनुष्य कितना दुष्ट बन चुका है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि मनुष्य सबसे दुष्ट प्राणी है। वो वनों का विनाश कर रहा है और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। दूसरे को फल वृक्षों को नहीं लगाता है, वो औषधि वृक्षों को भी नहीं लगाता है, क्योंकि फल वृक्ष होंगे तो उसमें फल लगेंगे और चिड़िया आएंगी, और जिससे उसकी बिल्डिंग गंदी होगी। उसे इस बात का भय ज्यादा रहता है कि हमारी बिल्डिंग खराब ना हो जाए। हमारी बिल्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए, उसमें चिड़िया बीट कर देगी तो बिल्डिंग खराब हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, फल वृक्ष नहीं होंगे, तो प्राकृतिक आवास जो प्रकृति ने पशु पक्षियों के लिए बनाए हुए हैं वो भी तो नष्ट हो जाएंगे। आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसने वनों का अत्यधिक विनाश कर दिया है। मैं आज ही के अखबार में पढ़ रहा था कि हमारे ललितपुर क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में वनों का क्या स्तर है, कितनी मात्रा में वन क्षेत्र में है, तो बहुत ही कम रह गए हैं भाई। 100%, अगर 100% एक भूभाग का मान लिया जाए तो उसमें 5% क्षेत्र में अगर वन क्षेत्र है तो वहां का वातावरण किसी भी मनुष्य के रहने के लायक हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? 50% क्षेत्र में कम से कम वन क्षेत्र होना चाहिए, तभी वो भूभाग आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि आप वनों का विनाश ना करें। घर में भी अगर आप जमीन पे पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम गमलों में ही पौधे लगाइए। 10 गमले लगाइए, उसमें नीम, बरगद, पीपल, गुलाब जैसे पत्तीदार पौधों को लगाइए, और हो सके तो अमरूद, जामुन इत्यादि के भी वृक्ष लगा सकते हैं आप किसी भी। अब अगर आपके पास खाली जमीन है तो उसमें फल वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि फल वृक्ष लगने से ही पशु पक्षी उनको खाने के लिए आते हैं, और वो इस बात का प्रमाण होता है कि वह क्षेत्र जब पशुओं और पक्षियों के लिए रहने के लिए उत्तम है तो मनुष्य के रहने के लिए भी उत्तम होगा। जहां पशु पक्षी जीवित नहीं रहते वहां मनुष्य भी जीवित नहीं रहेगा, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। दूसरा, वन्य जीवों का शिकार। पहली बात तो पेड़ ही काट डाले हैं इतनी अधिक मात्रा में। दूसरा, वन्य जीवों का शिकार इस तरह से कर दिया गया है कि शेर, चीता, तेंदुआ जो मांसाहारी जीव होते थे, जिनके डर के कारण मनुष्य जंगलों में पेड़ काटने नहीं जाता था, या जाता भी था तो 1 या 2 पेड़ काट के ही भाग लेता था। पुराने समय की आपने लकड़हारे की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज के समय में क्या है कि चीता और जो मांसाहारी जीव जंतु हैं, जो मनुष्य को मार के खा सकते हैं, उनको पहले ही मनुष्य ने बंदूक की गोली से समाप्त कर दिया है, ताकि पेड़ों को आसानी से काटा जा सके विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उपयोग के लिए। लेकिन वन्य जीवों का शिकार होने से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो चुकी है, पूरे भारत में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, और जिसके कारण हम इन महामारियों का सामना कर रहे हैं। आगे चल के मनुष्य का भी विनाश निश्चित होगा। जिस तरह से हमने पेड़ों को काटा है उसी तरह से पृथ्वी हमारा भी विनाश कर देगी। अगली मैंने बात की थी प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जब प्राकृतिक आवास ही नहीं होंगे, आप पेड़ काट देंगे तो उस पर रहने वाले पशु पक्षी भी नष्ट हो जाएंगे। घास पर जीवन यापन करने वाले जैसे हिरन, घोड़े इत्यादि जो जीवधारी हैं, जो घास पे आश्रित रहते हैं, हरे पौधों की घास पर आश्रित रहते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। जो पेड़ों पर आश्रित रहते हैं फलों के लिए, वो समाप्त हो जाएंगे। और जो शाकाहारी जीव जंतुओं पर आश्रित मांसाहारी या सर्वाहारी जीव हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो पेड़ों के कटने से प्राकृतिक आवासों में भी बहुत अधिक कमी आ गई है, और ये भी जैव विविधता की ह्रास के कारणों में एक प्रमुख कारण माना जाता है। जीनांतरित बीजों का विस्तार और उनका प्रसार। आज के समय में बीजों के जो वास्तविक जीन हैं, उनमें तरह तरह से वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा
क्या किया जा रहा है, परिवर्तन कर दिया जा रहा है। और ऐसे बीज जब किसी अन्य प्रदेश पे जाते हैं तो वहां की जो देशज प्रजातियां हैं वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाती हैं और वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। और इसके कारण से जो गुणवान बीज हैं उनके पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं और ये भी जैव विविधता का ह्रास का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अनियंत्रित पशु चराई। अनियंत्रित पशु चराई के कारण सबसे पहली एक तो हानि हो जाती है कि जो मिट्टी है उसमें कटाव तेज हो जाता है। दूसरा, जो घास है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। और तीसरा, जो भी नए पौधे पनपने वाले होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पशु चराई को हमें नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रित रूप में करना चाहिए। इसको तो आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन इसको नियंत्रित करने का प्रयास मनुष्यों द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता है। प्रदूषण। प्रदूषण एक प्रमुख कारणों में से एक है जैव विविधता के ह्रास के कारणों में। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी के कारण और इन सभी में एक बड़ा प्रदूषण है नैतिक प्रदूषण। व्यक्ति नैतिकता में भी इतना गिर चुका है, उसे सब कुछ पता है कि वनों का विनाश करने से, प्राकृतिक आवासों का नष्ट करने से हमारी पूरी प्रकृति ही संकट में पड़ जाएगी और उसमें मनुष्य भी शामिल है, मनुष्य भी संकट में पड़ जाएगा। क्योंकि प्रदूषण का मतलब केवल वायु या जल प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण से तात्पर्य नैतिक प्रदूषण भी होता है। हमारे आचार विचारों में आज इतना गिरावट आ चुकी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लूटने, खसोटने और नोचने के लिए तैयार बैठा है, उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने के लिए तैयार बैठा है। ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है और जिसके कारण आज समाज में कोई भी वर्ग किसी भी आयु के बालक या बालिका तक अब सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनमें नैतिकता का पतन हो गया है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं, अगर हम खुली स्वच्छ ताजी हवा में रहते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और अगर हम गंदी कारखानों की वायु में रहते हैं तो हमारे मन में गलत या नेगेटिव विचार आते हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक रूप से सुरम्य वातावरण में रहना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप अगर प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे तो आपके मन में सकारात्मक और अच्छे विचार आएंगे और अगर आप गंदी वातावरण में रहेंगे, गंदी वायु में रहेंगे, गंदे जल को पिएंगे तो आपके अंदर गलत विचारों का जन्म होगा। पर्यावरण में परिवर्तन। पर्यावरण में परिवर्तन देखिए, अगर पृथ्वी में कोई हलचल होती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है और उसके द्वारा पर्यावरण में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जिन चीजों पे हमारा नियंत्रण है उनको तो हम कम से कम कंट्रोल में कर ही सकते हैं, रोक सकते हैं। तो पर्यावरण में परिवर्तन भी जैव विविधता ह्रास का एक प्रमुख कारण माना जाता है। रोग या महामारी। रोगों से भी बहुत सारी जैव विविधताओं में कमी आती है। जैसे प्रदूषण के कारण अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और महामारी के रूप में फैल जाता है तो उससे बहुत सारे जीवधारी जो उससे लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता का ह्रास हो जाता है। आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियां। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चूंकि मनुष्य की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जमीन कम होती जा रही है, खेती की जमीन में गिरावट आ रही है क्योंकि तरह तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग हो रहा है जिसके कारण से जमीन की जो उत्पादकता है या तो वो स्थिर हो गई है या वो कम होती जा रही है। सीधा सीधा कहें तो जमीन बंजर हो रही है और उसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो विदेशी जो प्रजातियां होती हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लाई जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि जो देशज प्रजातियां होती हैं धीरे धीरे उनके कारण नष्ट कर दी जाती हैं। अत्यधिक भूजल का दोहन भी जैव विविधता ह्रास का एक प्रमुख कारण है। आज के समय में शहरी क्षेत्रों में और इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में बोरवेल्स के द्वारा गहरे गहरे 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं और उसमें पाइपों के माध्यम से जल लगातार निकाला जा रहा है जिससे
भूमि के गर्भ में जो एकत्रित जल है, जो हजारों वर्षों से एकत्रित था, उसका भी दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूमि में जो नमी है वो उसकी मात्रा खत्म होती जा रही है। क्योंकि बरसात में जो पानी गिरता है वो अधिक समय तक पृथ्वी पर ठहर नहीं पाता और समुद्र में जाके समा जाता है, और इसके कारण भूमि में जो भूजल का स्तर है वो लगातार गिर रहा है। तो हमें ऐसे प्रयास करने होंगे कि बारिश का पानी सीधा भूगर्भ में जाए और उससे भूजल का जो स्तर है उसमें वृद्धि होगी। और इसका सबसे सरल उपाय है कि जो पक्के मकान हैं उनमें पाइप लगाकर और उन पाइपों के माध्यम से सारा बरसात का पानी हम पृथ्वी में अंदर प्रेषित कर दें। ये बिल्कुल आसान है। सभी लोग जो पक्के मकानों में रहते हैं वो पाइप लगा के और एक गहरा गड्ढा करके जो भी बारिश का पानी है उसको अपनी जमीन में अंदर प्रवेश करवा सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। आप निश्चित तौर पे इसका परिणाम देखेंगे कि भूजल स्तर उस क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो बड़ी बड़ी इमारतों में और बिल्डिंगों में, महाविद्यालयों में, कैंपस में इन प्रयोगों को किया जा सकता है और क्षेत्र में भूजल स्तर को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण हैं जो जैव विविधता ह्रास के प्रमुख रूप से कारण माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो वनों का विनाश ही है। अगर इन सभी में से एक कारण को हम करें तो सबसे बड़ा कारण है वनों का विनाश। अगर हम पहले कारण को ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो जैव विविधता ह्रास के कारणों में, जैव विविधता में जो भी ह्रास हो रहा है वो रुक जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि कहीं भी अगर 100% क्षेत्र किसी भी क्षेत्रफल का मान लिया जाए, मान लीजिए कि किसी महाविद्यालय में 100 एकड़ जमीन है, एक महाविद्यालय में 100 एकड़ जमीन है, तो 50 एकड़ में अगर आप फल वृक्षों को लगा देते हैं या औषधि वृक्षों को लगा देते हैं, औषधि वृक्ष और फल वृक्षों की मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि औषधि वृक्षों से औषधियां बनती हैं, उससे आपको कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है, और फल वृक्षों में फल लगते हैं, उनसे भी आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे वृक्ष जो होते हैं वो प्राकृतिक जीवों के लिए भी लाभदायक होते हैं, विशेष रूप से जो बंदर या चिड़िया जिसे कहते हैं पक्षियों की श्रेणी में जो आते हैं, उन जीवों के लिए विशेष रूप से वो आवास का काम भी करते हैं और उनके खाद्य पदार्थों का भी हमें उत्पादन मिलता है। तो इससे मनुष्य को भी लाभ होता है और पशुओं को भी लाभ होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी महाविद्यालय के पास 100 एकड़ जमीन है तो सरकार को यह नियम बनाना चाहिए कि 50 एकड़ जमीन में उसको वृक्ष लगाने होंगे। हर हालत में केवल 50 एकड़ जमीन ही वह अन्य कार्यों में कर सकता है उसका उपयोग। सरकार को यह नियम बनाना होगा, हर व्यक्ति पर इस नियम को लागू किया जाना चाहिए कि अगर उसके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ में उसको वृक्ष लगाने होंगे। जितनी भी उसके पास जमीन है, सीधा बिल्कुल लिखित रूप में यह आदेश देना चाहिए कि आपके पास कितनी जमीन है और जितनी भी जमीन है उसमें से आधी जमीन पे आपको वृक्ष लगाने होंगे। एक कुएं का निर्माण करना होगा ताकि बारिश का पानी उसमें एकत्रित हो। छतों में पाइप लगाने होंगे और उस पानी को जमीन में डालने का प्रबंध करना चाहिए। सभी लोगों पे इस चीज को कानूनी तौर पर एग्रीमेंट करवाना चाहिए सरकार को। आज सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा पैसा दे रही है और सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। तो सरकार को इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनके घरों में छतों में जो पाइप लगाए गए हैं वो भूजल में उन पाइपों को कनेक्ट किया जाए, ताकि जो भी छत पे बरसात का पानी गिरे वो सीधा जमीन में प्रेषित हो, ताकि स्टोर हो सके, वो रीस्टोर हो जाए जमीन में जाके। उससे हमारा जो भूजल दोहन है, भूजल का स्तर है, उसमें वृद्धि हो जाएगी और हमारे भूजल में जो लेवल में कमी आ रही है वो दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, वृक्षों को लगाना अनिवार्य किया जाए प्रत्येक घर में, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1-2 कमरे ही क्यों ना तोड़ने पड़ जाए, लेकिन जमीन में वृक्ष लगाने चाहिए। आधी
आपके पास जो भी एरिया है जमीन का, उसमें आधे एरिया में आपको वन वृक्ष लगाने ही होंगे। सरकार को ये नियम कठोरता से लागू करना चाहिए, तभी हम इन महामारियों से बच पाएंगे। जो आज कोविड-19, ब्लैक फंगस जैसी महामारियां फैल रही हैं, इनको रोकने का सबसे आसान उपाय यही है कि आप वृक्षों को लगवाएं। चाहे शहर हो या गांव, हर घर में आपको वृक्ष लगवाने चाहिए, उसके आधे एरिया में। तभी आप जैव विविधता की ह्रास को रोक पाएंगे। और हमें औषधि वृक्षों और फल वृक्षों को लगाने को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि जो पशु पक्षी हैं उनको भी कुछ खाने पीने को मिले। थैंक यू।